हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने डीसी शंट मोटर के बारे में डिस्कस किया था। डीसी शंट मोटर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड मोटर के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था जैसे डीसी शंट जनरेटर की संरचना होती है वैसी की वैसी संरचना डीसी शंट मोटर की होती है। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन रहेगी, जो संरचना डीसी कंपाउंड जनरेटर की होती है वो की वही संरचना किसकी होगी, डीसी कंपाउंड मोटर की होगी। यानी कि डीसी कंपाउंड मोटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर उन दोनों की संरचना क्या रहेगी, समान। कंपाउंड जनरेटर के अंदर जैसे जैसे वाइंडिंग जुड़ी होगी वैसी की वैसी वाइंडिंग किस में जुड़ी होगी, डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर जुड़ी होती है। कंपाउंड मोटर के अंदर हमने पढ़ा था कि कंपाउंड मोटर क्या होती है। इस कंपाउंड मोटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग होती है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इस फील्ड वाइंडिंग को अपन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इस फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में डिवाइड करके एक भाग तो बनाते हैं अपन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को कितने पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, दो। एक भाग तो होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग का और दूसरा होता है आपका शंट फील्ड वाइंडिंग। एक फील्ड वाइंडिंग थी, उसको दो पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को तो बनाया सीरीज फील्ड, दूसरे को बनाया शंट फील्ड। यानी कि फील्ड वाइंडिंग को दो पार्टों में डिवाइड करके एक पार्ट को तो इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और दूसरे पार्ट को इस आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब जिस पार्ट को इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा है वो तो पार्ट कहलाया आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन सी कहलाई, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और जिस फील्ड वाइंडिंग के जिस भाग को इस आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा वो कहलाती है आपकी कौन सी, शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग होगी इसको मैंने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इस कारण इसको मैं लिखूंगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्या लिखूंगा इसको, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसको समांतर क्रम में जोड़ा है, इस कारण इसको लिखूंगा मैं शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी लिखूंगा, शंट फील्ड वाइंडिंग। और ये वाइंडिंग कौन सी हो जाएगी आपकी, आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, आर्मेचर वाइंडिंग। तो कंपाउंड जनरेटर के अंदर जैसे हमने पढ़ा था वैसी संरचना किसकी होती है, कंपाउंड मोटर की होती है। फील्ड वाइंडिंग को दो पार्टों के अंदर डिवाइड करके एक भाग को तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। अब जो भाग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगता है उसको कहते हैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग और जो भाग आर्मेचर के समांतर क्रम में लगता है उसको बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। अब इनकी भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सीरीज फील्ड वाला जो भाग होता है उसके अंदर प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। सीरीज फील्ड का जो प्रतिरोध RSE होगा, इसके प्रतिरोध को किससे लिखेंगे, RSE। इस RSE का मान क्या होता है, कम होता है। जबकि जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है RSH, उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि इस वाइंडिंग के प्रतिरोध को हम किससे लिखेंगे, RSH। तो इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा वो तो ज़्यादा होगा, इस वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। फिर दूसरा जो सीरीज फील्ड वाली वाइंडिंग है उसको अपन बनाते हैं मोटे तार से। कौन से बनाते हैं, इसको मोटे तार से बनाते हैं। जबकि शंट फील्ड वाली जो वाइंडिंग होती है इसको अपन बनाते हैं पतले तार से। कौन से बनाते हैं, पतले तार से बनाते हैं। तीसरा, सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग होती है इसके अंदर जो फेरों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या होती है N, उनका मान क्या होता है, कम होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है, NS का मान कम होता है। जबकि शंट फील्ड वाइंडिंग जो NSH हो जाता है, इस शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या। यानी कि शंट वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और सीरीज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कम होती है। सीरीज वाइंडिंग को मोटे तार से बनाते हैं, शंट वाइंडिंग को हम बनाते हैं पतले तार से। सीरीज वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, शंट वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। अब कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी और समांतर दोनों रूप से लगाया गया है, इस कारण इस मोटर को अपन कौन सी मोटर बोलेंगे, कंपाउंड मोटर। यानी कि ये जो सारी प्रोसेस थी जो हमने जनरेटर के अंदर देखा था वो का वही सेम है, जो हमने जनरेटर के अंदर लिखा था वो सारी की सारी थ्योरी आपकी यहीं पर लिखा जाने वाली है। वही लिखा जाएगी, फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में डिवाइड करेंगे,
एक भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, दूसरे भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब जो भाग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ेगा वो कहलाएगी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से बनाते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। दूसरा, जिस भाग को आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ेंगे वो भाग कहलाएगा शंट फील्ड वाइंडिंग। अब शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसको अपन बनाते हैं पतले तार से और इसके अंदर फेरों की संख्या क्या रखी जाती है, आपकी ज़्यादा रखी जाती है। तो ये सारी थ्योरी हमने जनरेटर के अंदर लिख ली थी, इसको हम यहाँ पर दोबारा नहीं लिखेंगे। जिसको लिखनी है वो जनरेटर वाला वीडियो चलाना और वहाँ से इसको लिख लेना, ठीक है। अब बात आती है ये जो कंपाउंड मोटर होती है, ये कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है, आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। पहली जो प्रकार होता है वो होती है आपकी कम्युलेटिव मोटर। कौन सी होती है, कम्युलेटिव। पहली होती है आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। पहली प्रकार की मोटर कौन सी होती है, तो पहली प्रकार की मोटर होती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और जो दूसरी मोटर होती है वो दूसरी मोटर होती है आपकी कौन सी, डिफरेंशियल। कौन सी होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो कंपाउंड मोटर कितने प्रकार की होती है, कंपाउंड मोटर आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरी होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को हिंदी में अपन बोल सकते हैं संचयी संयुक्त मोटर। क्या बोलेंगे, संचयी संयुक्त मोटर। और इसको अपन बोलेंगे क्या, विभेदी। क्या बोलेंगे, विभेदी संयुक्त मोटर। विभेदी संयुक्त मोटर, तो इसको बोल सकते हैं संचयी संयुक्त मोटर और दूसरी हो जाएगी विभेदी संयुक्त मोटर। ये क्या है, इनके हिंदी वर्ड के नाम है। तो आपकी जो कंपाउंड मोटर है, इस कंपाउंड मोटर को हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, संयुक्त मोटर। क्या बोलेंगे, संयुक्त मोटर। या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं यौगिक मोटर। कौन सी बोलते हैं, यौगिक मोटर। अगर हिंदी वाले आपको अगर हिंदी में ये ऑप्शन मिल जाए तो ये सारे सही है। और वैसे कंपाउंड मोटर तो है ही। तो कंपाउंड मोटर के दो प्रकार होता है, एक तो होती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दूसरी होती है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। यानी कि एक होती है संचयी संयुक्त मोटर और दूसरी होती है विभेदी संयुक्त मोटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये सारी प्रोसेस तो आपके जनरेटर के बिल्कुल क्या है, समान है। अब सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में अपन को विस्तार से डिस्कस करना है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सब लिखवाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस मैंने आपको जनरेटर के अंदर लिखवा दी थी। इसको बार बार के लिखवा के टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे कौन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कौन सी स्टार्ट करेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यानी कि संचयी संयुक्त मोटर। देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर देखते हैं क्या होता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का मतलब होता है कि इस जनरेटर की, देखिए अब यहाँ पर दो जगह चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग है, ये भी फील्ड वाइंडिंग का भाग है, ये भी फील्ड वाइंडिंग का भाग है। और अब हम जानते हैं कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर केवल चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। अब जब ये दोनों फील्ड वाइंडिंग के भाग है तो यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, क्योंकि दोनों वाइंडिंगों के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। जब मैं इसको क्या करूँगा, V वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा, जैसे ही मैंने इस मोटर को V वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ा तो यहाँ से कुछ धारा जाएगी, मान लेते हैं IL। इस IL में के अंदर से सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो धारा जा रही है उसको मैंने माना ISE। क्या माना, ISE। अब ये धारा यहाँ पर आते ही दो पार्टों के अंदर डिवाइड हो जाएगी। आर्मेचर के अंदर जो धारा जाएगी उसको मानूंगा IA, और इस शंट फील्ड के अंदर जाने वाली धारा है जो वो क्या है, ISH। अब ये ISE धारा इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित हो रही है, तो इस ISE धारा के कारण सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स आएगा, वो होगा phi SE।
कौन सा होगा, फाई एसी। ऐसे कैसे, ये ISH वाली जो धारा है इस शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित हो रही है और इस ISH धारा के कारण इस शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स आएगा, उसको हम लिखेंगे फाई SH। किससे लिखेंगे, फाई SH। तो एक तो हो गया सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स और दूसरा हो गया कौन सी वाइंडिंग का फ्लक्स, आपकी शंट वाइंडिंग का फ्लक्स। तो ये शंट वाइंडिंग का फ्लक्स है, इसके कारण एक फ्लक्स आया, वो हो गया कौन सा, आपका फाई SH। अब ये फाई SH किसके कारण आया है, इस ISH के कारण, और ये फाई SE किसके कारण आया है, इस ISE के कारण। तो ये दोनों फील्ड वाइंडिंग के भाग है, तो इन दोनों वाइंडिंगों के अंदर क्या आ गया, एक एक फ्लक्स आ गया। अब पढ़ रहे हैं अपन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर क्या कहती है कि यदि इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला फ्लक्स, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों की दिशा यदि समान हो, इन दोनों की दिशा क्या हो, समान, दोनों की दिशा एक ही डायरेक्शन हो, दोनों की, जैसे ये मान लो फाई एसी के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स है उसकी दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है, और ये जो फाई SH है उसके चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी ऊपर से नीचे की तरफ है। दोनों की दिशा यदि समान है तो वो जो मोटर बनेगी वो मोटर कौन सी होगी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगी। यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स और शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है। दोनों वाइंडिंगों के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या होती है, समान। कौन सी मोटर के अंदर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। तो इसके अंदर लिखना है आपको, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग व शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा समान होती है। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या रहेगी, समान। कौन सी मोटर के अंदर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। दूसरा हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अर्थात जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो इस शंट फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, सहयोग करता है। अर्थात सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स का क्या करता है, ये सहयोग करता है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर आपको पहली कंडीशन याद रखनी है कि दोनों वाइंडिंगों के अंदर पैदा होने वाली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा समान होती है। ये दोनों का जो फ्लक्स है वो एक दूसरे का क्या करता है, सहयोग करता है। अब आगे याद रखना है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स होता है, क्या, परिणामी चुंबकीय फ्लक्स, इस परिणामी चुंबकीय फ्लक्स जो फाई टी है इसका मान शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई SH प्लस सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई SE, इन दोनों के योग के बराबर होता है। याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर्स होती है उसके अंदर परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स फाई टी बराबर होता है फाई SH प्लस क्या होगा, फाई SE। यहाँ पर फाई SH क्या है, शंट वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। वैसे फाई SE क्या है, सीरीज वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। इतना क्लियर। आगे देखिए, इसको जैसे ही हमने वी वोल्टेज की सप्लाई से जोड़ा तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर एक फ्लक्स आया और एक फ्लक्स शंट वाइंडिंग के अंदर आया, दोनों फ्लक्स की दिशा समान, तो दोनों फ्लक्स आपस में जुड़ जाएंगे। और जब इन दोनों वाइंडिंगों के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर इस धारावाही आर्मेचर चालक पदार्थ को रखेंगे
तो इस धारावाही आर्मेचर चालक पदार्थ के ऊपर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, और जैसे ही बल लगेगा तो ये आपका आर्मेचर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, अर्थात मोटर क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आपका आर्मेचर घूमेगा तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स और जो शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है उनको क्या करेगा, ये काटेगा, और जैसे ही ये काटेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और उस विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं विरोधी विद्युत वाहक बल, और उस विरोधी विद्युत वाहक बल को हम किससे लिखेंगे, ईबी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ईबी से। यहां पर ईबी क्या है, यहां पर विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ है, ठीक है। अब यहां से हमको इस ये जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसकी टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण निकालना है। क्या निकालना है अपन को, टर्मिनल वोल्टेज। देखिए टर्मिनल वोल्टेज, देखिए दिया इसको अपने इनपुट इतना V वोल्टेज दिया, माना इसको मैंने 200 वोल्ट की सप्लाई दी। कितने वोल्ट की दी सप्लाई, 200 वोल्ट। अब 200 वोल्ट की सप्लाई है तो इस 200 वोल्ट में से इस सीरीज वाइंडिंग के प्रतिरोध और इसके अंदर बहने वाली धारा, इनके कारण इसके अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। भाई यहाँ पर प्रतिरोध है तो कुछ न कुछ वोल्टेज तो खर्च होगा। इस 200 में से मान लेते हैं 10 वोल्ट यहाँ पर खर्च हो गया, ठीक है। तो 200 में से 10 खर्च हो गया तो यहाँ पर कितना बचा, 190। अब ये 190 वाला वोल्टेज किसके सिरों पर आएगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर अप्लाई होगा। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग का भी एक प्रतिरोध है RA, इस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण भी इस आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लेते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 5 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 5 वोल्ट। 10 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप तो किस में हो गया, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप किस में हो गया, आर्मेचर वाइंडिंग में, क्योंकि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी प्रतिरोध है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध क्या करेंगे, इस वोल्टेज के अंदर क्या करेंगे, इस वोल्टेज का ड्रॉप करेंगे। अब ये दोनों वोल्टेज का ड्रॉप होने के पश्चात जो वोल्टेज बचेगा वो किसका मान होगा, आपका ईबी का। यानी कि ईबी 200 दिया, 200 में से 15 खत्म हो गया तो ईबी बराबर कितना बचेगा आपको, 185 वोल्ट। 185 वोल्ट किसका मान होगा, आपका ईबी का होगा। तो अगर मेरे को वी का मान निकालना है तो V का मान निकालना है तो देखिए EB के अंदर, यदि EB के अंदर ये जो खर्च हुआ वोल्टेज है इनको जोड़ दूं, यानी कि 185, ये यहाँ पर कितना है, 185 है। 185 के अंदर यदि ये 5 और 10 को मैं जोड़ दूं तो किसका मान आ जाएगा, 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि खर्च हुआ, ये खर्च हो गया और ये बचा हुआ है। तो बचे हुए में ये जो खर्च हुआ उसको जोड़ दूंगा तो टोटल इनपुट का मान आएगा, नहीं आएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 200 बराबर ये बचा हुआ कितना है, 185 प्लस ये खर्च कितना हो गया, माइनस के 10। कितना खर्च हुआ, माइनस तो मैंने आपको खर्च हुआ इसलिए बताया, कितना खर्च हुआ यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना खर्च हो गया आपका 5। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका मान 200 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कैसे यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज का मेरे को अगर समीकरण निकलना है तो V बराबर कितना, 200। तो 200 की जगह मैं क्या लिखूंगा, V कितना लिखूंगा, V। 185 की जगह क्या लिखूंगा मैं, EB है, क्योंकि बचा हुआ पैदा होने वाला वोल्टेज कौन सा है, EB, प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर हो रहा है। अब इसके अंदर वोल्टेज V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। I का मान कितना है, ISC, R का मान कितना है, RSC। तो इसके अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, ISE इंटू हो जाएगा RSC। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, ISC इंटू RSC। ऐसे कैसे इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम लिखेंगे IA इंटू लिखेंगे RA। तो ये क्या हो गया आपका कम्युलेटिव कंपाउंड वोल्ट के अंदर क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज का क्या आ जाएगा समीकरण। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर लिख सकते हैं अपन क्या, EB प्लस IA इंटू RA प्लस लिखेंगे ISE इंटू लिखेंगे RSC। V बराबर EB प्लस IARA इंटू ISC, यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल के अंदर आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, इन दोनों को यदि बैक EMF में जोड़ देंगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण V बराबर हो गया EB प्लस IARA प्लस ISC इंटू RSC। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए IL बराबर क्या होगा, ISC। जितना IL है उतनी ISC जाएगी ना। ISC आगे जाके दो पार्टों के अंदर डिवाइड होगी, एक तो बन गया IA प्लस बन गया ISH। तो IL बराबर ISC बराबर हो गया IA प्लस ISH।
इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था शंट मोटर के अंदर जो ISH है इसका मान इसके सिरों पर वोल्टेज और इसके प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर। या फिर हम बोल सकते हैं शंट मोटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है इस प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। शंट मोटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। अब जब शंट मोटर का प्रतिरोध RSH का मान क्या होगा, वेरी हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जब RSH का मान बहुत ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है ISH उसका मान क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो I का मान क्या होगा, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण शंट वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यानी कि ये जो ISH है इसका मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इनकी तुलना में इसका मान क्या होगा, बहुत ही कम। अब इसका मान बहुत कम होने के कारण इसको यहाँ पर नगण्य मान लेते हैं, यानी कि यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, अपन हटा देते हैं, क्योंकि इसका मान बहुत कम होता है। इससे इसके आर्मेचर की करंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन लिख सकते हैं कि शंट मोटर के अंदर IL बराबर ISC, इनका मान लगभग IA के क्या होता है, आपका बराबर होता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर इस ISC का मान IA के क्या है, आपका बराबर है। तो इस ISC के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर IA लिख सकता हूं। तो V बराबर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला EB प्लस IARA प्लस ISC की ISE की जगह क्या लिख दूंगा, IA, क्योंकि इसका मान इसके लगभग क्या है, बराबर। तो यहां पर लिख दूंगा IA इंटू RA। यहाँ पर भी IA, यहाँ पर भी IA, दोनों में से IA को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या, EB प्लस IA कॉमन आ गया, इधर बच गया क्या, RA प्लस बच गया RSE। ठीक है। अब ये RA प्लस RSE इसका मान अपन मान लेते हैं R के बराबर, R बराबर मान लेते हैं RA प्लस RSE। तो RA प्लस RSE का RSC की जगह मैं क्या लिख देता हूं, यहां पर R लिख देता हूं। तो टर्मिनल वोल्टेज का जो फाइनल फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो आ जाएगा V बराबर बन जाएगा EB प्लस IA। अब इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर R लिख दूंगा। तो ये जो समीकरण बन गया, ये बन गया आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण। तो V बराबर क्या होता है, EB प्लस IA इंटू R होता है। याद रखना है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, V बराबर EB प्लस IA इंटू R। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, ये बीच वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये यहाँ पर इस प्रकार से किस प्रकार से निकल कर आया। तो ये प्रोसेस तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। आपको याद फाइनल में ये याद रखना है कि कंपाउंड मोटर के अंदर जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है EB प्लस IA इंटू R। तो टर्मिनल वोल्टेज का समीकरण समझ में आ गया। V बराबर क्या हो जाएगा आपका, EB प्लस IA इंटू R। अब इससे अपन यहां से EB का मान भी निकाल सकते हैं। ये संख्या प्लस की इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहां से EB बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस IA इंटू R। EB बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस IA इंटू R। ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने। इतना क्लियर। पहला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स φt बराबर φSH प्लस क्या होता है, φSE होता है। टर्मिनल वोल्टेज V बराबर EB प्लस IA इंटू R होता है, या फिर बैक EMF EB बराबर होता है V माइनस IA इंटू R। तीन चीजें क्लियर हो गई कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब आगे चलते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज के बाद में निकालनी है अपन को DC शंट मोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला। किसका, स्पीड का फॉर्मूला। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर जो गति होगी, देखिए गति स्पीड n बराबर क्या होता है, EB बटे क्या होता है, K इंटू फाइव होता है। अब तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनेंगे। तो n बराबर क्या होता है, EB बटे K इंटू फाइव। अब EB की जगह, EB का मान अभी निकाला था हमने, EB बराबर क्या होता है, V माइनस IA इंटू R। अभी निकाला था जस्ट अपन ने। तो EB की जगह तो क्या रख देंगे अपन, V माइनस IA इंटू R। फाई कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर कुल चुंबकीय फ्लक्स φt बराबर होता है क्या, φSH प्लस क्या होता है, φSE। ये भी हमने देखा था। कुल फ्लक्स φt बराबर क्या होता है, φSH प्लस क्या होता है, φE। इन दोनों के मान को यहां पर रख दो
तो वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति का क्या आ जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो गति N बराबर हो जाएगा क्या, V माइनस आई ए इंटू आर बटे के इंटू 5SH प्लस क्या हो जाएगा 5SE। ये क्या हो जाएगी आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर किसका फॉर्मूला हो जाएगा, गति का फॉर्मूला हो जाएगा। अगला सूत्र आपको ये याद रख। अब इसमें याद रखने की कोई चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, फाई टी बराबर 5HS प्लस 5E होता है और दूसरा EB बराबर V माइनस IAR होता है। अब जो भी DC मोटर का जो भी गति का फॉर्मूला है उनके अंदर ये दोनों अपन ने मान रख दिए तो नया फॉर्मूला बन के आ गया। केवल ये दो चीज़ें याद रखनी है, उससे सारी चीज़ बन जाएगी आपको। अब देखिए अगला है टॉर्क का मान। डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर जो टॉर्क है उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क अपन जानते हैं किसी भी डीसी मोटर के अंदर टॉर्क बराबर होता है क्या, K इंटू 5 इंटू क्या होता है IA। अब IA का मान तो सेम रहेगा लेकिन 5 की जगह क्या आ जाएगा 5SS प्लस क्या आ जाएगा 5SE। तो डीसी कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू 5SH प्लस हो जाएगा 5SE इंटू हो जाएगा IA। ये क्या हो गया, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर किसका फॉर्मूला हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया, टॉर्क का। अब यहां पर देखिए इसको इससे गुणा कर दो तो आगे आ जाएगा क्या, इससे T बराबर, इसको इन दोनों संख्याओं को 5SS से गुणा करेंगे तो पहले आ जाएगा K इंटू 5SH इंटू क्या हो गया IA। इस IA को K को किससे गुणा कर दिया मैंने 5 से, तो K इंटू 5SH इंटू क्या हो गया IA। ऐसे कैसे, इस IA और K को किससे गुणा करूंगा मैं 5SE से, तो प्लस हो जाएगा क्या K इंटू हो जाएगा 5SE इंटू हो जाएगा क्या IA। ये किसके बराबर है, आपके टॉर्क के बराबर है। तो T बराबर क्या आ गया, K इंटू 5SH इंटू IA प्लस K इंटू 5SE इंटू क्या हो गया IA। अब देखिए ये जो फॉर्मूला K इंटू 5SH इंटू IA ये किसके अंदर पढ़ा था आपने, शंट मोटर के अंदर पढ़ा था। तो ये जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो कौन सी मोटर का है, आपका शंट मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला। शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला K इंटू 5SH इंटू क्या होता है 5IA होता है। ऐसे कैसे, ये फॉर्मूला देखिए K इंटू 5SE इंटू IA, ये कौन सी मोटर की टॉर्क का फॉर्मूला है, तो ये है आपकी सीरीज मोटर की टॉर्क का फॉर्मूला। कौन सी मोटर का है, सीरीज मोटर की टॉर्क का फॉर्मूला है। यानी कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है ना उसका मान शंट मोटर के टॉर्क और सीरीज मोटर के टॉर्क दोनों के योग के बराबर होता है। समझ में आया, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का मान शंट मोटर के टॉर्क, देखिए K इंटू 5SH इंटू IA, ये किसका मोटर का फॉर्मूला है, शंट मोटर के अंदर टॉर्क का सूत्र है। और K इंटू 5SE इंटू IA ये कौन सी मोटर का है, सीरीज मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर जो टॉर्क है उस टॉर्क का मान शंट मोटर के टॉर्क और सीरीज मोटर के टॉर्क के योग के बराबर होता है। मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो टॉर्क होगा वो सीरीज मोटर के टॉर्क से भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको। तो क्या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग यानी कि प्रारंभिक समय में, स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान क्या होता है, उच्च होता है। ज्यादा होगा या नहीं होगा, अरे सीरीज मोटर के अंदर तो टॉर्क केवल इतना सा पैदा हो रहा था, शंट मोटर के अंदर केवल इतना सा पैदा हो रहा था, लेकिन कम्युलेटिव मोटर के अंदर सीरीज मोटर का भी आ गया और शंट मोटर का भी आ गया, दोनों के योग के बराबर हो गया। तो सबसे ज्यादा जो टॉर्क होगा, सबसे ज्यादा कौन सी मोटर का टॉर्क होगा, तो सबसे ज्यादा जो टॉर्क होगा वो होगा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का होगा। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर एक ऐसी मोटर है जिसमें स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। अब जब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान ज्यादा है तो इस मोटर को अपन क्या करेंगे, लोड की अवस्था के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको चालू कर सकते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का मान ज्यादा होता है, इस कारण इस मोटर को अपन लोड की अवस्था में चालू कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की जो घूर्णन गति है ना, वो घूर्णन गति के अंदर जो लोड को मान को बढ़ाते हैं। जब लोड का मान बढ़ाने से घूर्णन गति के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है,
परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन जैसे शंट मोटर के अंदर परिवर्तन हो रहा था वो क्या हो रहा था, बहुत ही कम। लेकिन ये जो आपकी कम्युलेटिव मोटर है, इसकी घूर्णन गति में जो परिवर्तन होगा वो शंट मोटर से थोड़ा ज़्यादा होगा, शंट मोटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस कारण कम्युलेटिव मोटर को भी अपन लगभग नियत घूर्णन गति वाली मोटर मान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो घूर्णन गति है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो शंट मोटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा कैसे ज़्यादा होता है, लेकिन अभी सिर्फ आप यह ध्यान रखो कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो शंट मोटर से थोड़ी कम घटती है, शंट मोटर से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। अब शंट मोटर से थोड़ी सी कम हो रही है, इस कारण इसको भी लगभग अपन क्या कर सकते हैं, निश्चित घूर्णन गति वाली मोटर मान सकते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा हो गया, घूर्णन गति भी लगभग बराबर है। इस कारण कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है, इसका जो हम उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम ऐसे कार्यों में करेंगे जहां स्टार्टिंग में टॉर्क भी ज्यादा आवश्यक हो और ज़्यादा आवश्यकता के साथ साथ उसको क्या करे, एक निश्चित घूर्णन गति की भी क्या हो, आवश्यकता हो। तो ऐसे कार्यों के अंदर जहां पर घूर्णन गति भी लगभग निश्चित रहे और टॉर्क भी जहां पर स्टार्टिंग में ज़्यादा चाहिए, उन कार्यों के अंदर अपन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का मैं उपयोग यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। एक तो मोटर की घूर्णन गति का फॉर्मूला याद रखना है, एक डीसी मोटर के अंदर टॉर्क का मान रखना है कि डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क है वो शंट मोटर के टॉर्क और सीरीज मोटर के टॉर्क के योग के बराबर होता है। अर्थात स्टार्टिंग समय में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। इतना याद रखने के पश्चात आपको इसका उपयोग याद रखना है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग हम कहां पर करेंगे। इसका उपयोग ले देता हूं। इसका उपयोग, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात हो रही है, तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग पंचिंग मशीन, पूछा हुआ है डायरेक्ट आपसे, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आया हुआ है कि पंचिंग मशीन के अंदर कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो पंचिंग मशीन के अंदर आपको डायरेक्ट याद रखना है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। पंचिंग मशीन के अंदर, रोलिंग मिल के अंदर, रोलिंग मिल, रोलिंग एलिवेटर, रोलिंग एलिवेटर, कन्वेयर, कन्वेयर, कटिंग मशीन, कटिंग मशीन्स, इन सब कार्यों में आदि में किया जाता है। तो ये याद रखना, ये नाम कि जो आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसका पंचिंग मशीन्स के अंदर, रोलिंग मिल के अंदर, रोलिंग एलिवेटर, कन्वेयर, कटिंग मशीन्स आदि के अंदर इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी कि जितनी भी बेल्ट चालित मशीनें होती है, जैसे आपने देखा हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उसके अंदर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऐसे बड़े बड़े बेल्ट लगाए जाते हैं और यहाँ पर उनको मोटर लगा के उन बेल्ट को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। फिर यहाँ से आपका सामान होगा, जैसे आपका बेल्ट घूमेगा तो ये सामान यहाँ से इधर क्या करेगा, गति करेगा। तो जो बेल्ट चालित लोड होते हैं, सभी बेल्ट चालित लोडों के अंदर अपन करेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। ये जो होती है ना आपका यहाँ पर बेल्ट से ये सामान इधर जा रहा है, ये व्यवस्था कहलाती है, कौन सी, क्या कहलाता है, आपका कन्वेयर कहलाता है। कन्वेयर, रोलिंग मिल हो गई, रोलिंग एलिवेटर हो गया, वो सारा ऐसा होता है। तो ये जो बेल्ट के ऊपर जितने भी बेल्ट चालित लोड है उन सब के अंदर हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके लिए स्टार्टिंग में टॉर्क भी ज्यादा चाहिए, साथ ही इनको एक निश्चित घूर्णन गति से घुमाना है। तो जहां पर टॉर्क भी ज्यादा चाहिए और जहां पर अपन को घूर्णन गति भी अपन को निश्चित चाहिए, उन स्थानों पर अपन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। तो ऐसे स्थान कौन कौन से होगी, आपकी पंचिंग मशीन्स होगी, रोलिंग मिल होगी, रोलिंग एलिवेटर हो गया, कन्वेयर हो गया, कटिंग मशीन्स होगी। इन सब कार्यों के अंदर हम कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के ग्राफ। तो सिर्फ आपको अभी तक तो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसकी सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों के अंदर जो पैदा होने वाला चुंबकीय फ्लक्स है वो एक दूसरे का सहयोग करता है। तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है phi SH प्लस क्या हो जाता है, phi SE। दूसरा, इसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखना है। तो टर्मिनल वोल्टेज V बराबर होता है क्या आपका EB प्लस क्या होता है IA इंटू क्या होता है R होता है।
तीसरा आपको इसके अंदर घूर्णन गति का फॉर्मूला याद रखना है। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है आपका v माइनस आई ए इंटू आर बटे क्या होता है k इंटू फाइव एस एच प्लस क्या होता है फाइव एस ई होता है। ये किसका होता है, इस कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर किसका है, घूर्णन गति का फॉर्मूला है। तीसरा इसके अंदर आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है। तो इसके अंदर टॉर्क टी बराबर होता है क्या, k इंटू फाइव एस एच इंटू आई ए प्लस होता है k इंटू फाइव एस ई इंटू आई ए। ये तो है सीरीज मोटर का टॉर्क और ये है संट मोटर का टॉर्क। ड्यू टू संट, ये तो संट फील्ड के कारण आने वाला टॉर्क है और ये है सीरीज फील्ड के अंदर आने वाला टॉर्क। ये दूसरा किसका फॉर्मूला हो गया, आपका टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। तो स्पीड का हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। एक इससे आप विरोधी विद्युत भागबल का भी निकाल सकते हो। ईबी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए इंटू क्या होता है आर। तो आपको अभी तक आपको ये चार फॉर्मूले याद रखने और दूसरा याद रखना है कि इन दोनों का फ्लक्स फाइव टी बराबर, पांचवा क्या याद रखना है फाइव टी बराबर क्या होता है फाइव एस एच प्लस क्या होता है फाइव एस ई। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये फॉर्मूले जो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूले बताए थे डीसी मोटर के अंदर एन बराबर ई बी बटे फाइव से बना है, ये टी बराबर के इंटू फाइव इंटू आई ए से बना है, मैंने समझा दिया। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। इतनी सारी चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं। दूसरा फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि ये जो आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है इसके अंदर टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो संट मोटर से थोड़ी सी कम घटती है, थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा घटती है, थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि कंपाउंड मोटर से थोड़ी ज़्यादा घटती है। इस कारण इसको भी लगभग अपन क्या मान लेते हैं, निश्चित घूर्णन गति वाली मोटर मान लेते हैं। फिर इसका उपयोग हमने देखा कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं अपन पंचिंग मशीन्स के अंदर, रोलिंग मिल के अंदर, रोलिंग जो भी एलिवेटर्स होंगे वहाँ पर, और जो कन्वेयर, उन सब कार्यों के अंदर अपन कौन सी मशीन्स का प्रयोग करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का अपन क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब अपन उनको क्या पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो जो पहला नंबर का जो ग्राफ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन एन वर्सेज आई ए के बीच का ग्राफ। कौन सा पढ़ते हैं, एन वर्सेज आई ए, यानी कि स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट। तो स्पीड वर्सेज आर्मेचर करंट के बीच का देखते हैं अपन ग्राफ कैसे आएगा। देखिए एक तरफ तो ले लेते हैं स्पीड और एक तरफ ले लेते हैं आर्मेचर। यहां पर तो ले लिया एन और यहाँ पर लिख लिया मैंने क्या, आई ए, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला लिख लो यहाँ से। स्पीड का फॉर्मूला होता है एन बराबर होता है वी माइनस आई ए इंटू आर बटे क्या होता है के इंटू होता है फाइव एस एच प्लस क्या होता है फाइव एस ई। इस के को तो हटा दो, के तो क्या है आपका कॉन्स्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, v माइनस आई ए इंटू आर बटे क्या हो गया फाइव एस एच इंटू क्या हो गया फाइव एस ई। यहाँ पर बराबर की जगह क्या लगा दो, समानुपाती, क्योंकि कांस्टेंट को अपन ने हटा दिया। तो ये अब देखिए इसके अंदर जैसे ही मैं लोड का मान बढ़ाऊंगा, क्या जैसे ही हम क्या करेंगे, लोड का मान बढ़ाएंगे। किसका मान बढ़ाएंगे, लोड का मान। लोड का मान बढ़ाएंगे तो इस आई एल का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा, आई एल का मान बढ़ेगा। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या, इस मोटर के अंदर आई एल बराबर होता है आई एस ई, और इन दोनों का मान लगभग किसके बराबर होता है, आई ए के बराबर होता है। क्योंकि आई एस एच को मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण इस ब्रांच के अंदर जाने वाली जो करंट है उसका मान क्या होता है, बहुत ही कम। अब करंट का मान बहुत कम है तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो डायरेक्ट अपन मान लेते हैं आई एल बराबर आई एस ई बराबर क्या होता है, आई ए होता है, ठीक है। तो जब लोड का मान बढ़ाया तो IL का मान बढ़ेगा, और जब IL का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, ISE का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भाई, लोड करंट का मान बढ़ेगा तो इस करंट, ये दोनों समान ही तो है, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान भी तो बढ़ेगा। IL का मान बढ़ा तो किसका मान बढ़ा, ISE का मान बढ़ा, यानी कि इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो गया, बढ़े। और जब इसके अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाइव एसई का मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे ISE का मान बढ़ा तो किसका मान बढ़ा, फाइव एस ई का मान बढ़ा, बढ़ा ना।
और जब फाई एस ई का मान बढ़ेगा, देखिए यहाँ पर बढ़ा फाई एस ई का मान बढ़ागा तो ये पूरी संख्या है, इसका मान भी क्या होगा आपका बढ़ेगा। भाई दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या का मान बढ़ेगा तो इस पूरी संख्या का मान क्या होगा बढ़ेगा। और जब ये संख्या का मान बढ़ेगा, इस नीचे वाली संख्या का मान बढ़ेगा, तो बताओ डीसी मोटर की जो स्पीड है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि डीसी मोटर की स्पीड चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब जब मैंने लोड का मान बढ़ाया तो लोड का मान बढ़ाने से लोड करंट का मान बढ़ा, लोड करंट का मान बढ़ने से सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा, सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ने से फाई एससी का मान बढ़ा, फाई एससी का मान बढ़ने से जो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान बढ़ गया। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो इस मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो फाई एस ई के मान बढ़ने से किसका मान बढ़ा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं यहां से ऐसे, फाई एस ई का मान बढ़ने से किसका मान बढ़ा, फाई टी का मान बढ़ा। किसका मान बढ़ा, फाई टी। और फाई टी का मान बढ़ेगा तो मोटर की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। IL बढ़ा, IL बढ़ने से ISC बढ़ा, ISC बढ़ने से फाई एससी बढ़ेगा। और जब फाई एसई बढ़ गया, फाई एससी बढ़ गया तो कौन बढ़ेगा, फाई टी बढ़ेगा। और जब फाई टी का मान बढ़ गया तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एक तो किसके कारण मोटर की स्पीड घट रही है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण मोटर की स्पीड क्या हो गई आपकी, घट गई। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हुआ, पहला रीजन तो आपके समझ में आ गया कि जब लोड का मान बढ़ाने से सीरीज वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है और सीरीज वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने से परिणामी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है और परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ने से मोटर की स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो एक कारण तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण मोटर की स्पीड क्या हो गई, घट गई। दूसरा देखिए, जब लोड का मान मैंने बढ़ाया, किसका मान बढ़ाया मैंने, लोड का। लोड का मान बढ़ाने से लोड करंट का मान बढ़ेगा, लोड करंट का मान बढ़ने से सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा। और जब सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा तो इसके साथ ही आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि देखिए IL बराबर ISC बराबर IA, जब IL का मान बढ़ेगा तो ISC का मान भी बढ़ेगा और जब ISC का मान बढ़ेगा तो IA का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि तीनों का मान लगभग क्या है, बराबर। तो एक का मान बढ़ा तो दोनों का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब लोड करंट का मान बढ़ने से आर्मेचर करंट का मान क्या हो गया, बढ़ गया। अब देखिए आर्मेचर करंट का मान बढ़ने से क्या होगा, जब आर्मेचर की करंट का मान बढ़ गया तो इसके अंदर होने वाला, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू R है उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पर EB बराबर क्या है, V माइनस IA इंटू R है, यहीं पर लिख लेते हैं इसको। EB बराबर क्या है, V माइनस IA इंटू R। तो लोड करंट का मान बढ़ने से आर्मेचर का मान बढ़ गया और आर्मेचर का मान बढ़ने से IA इंटू R का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि गुणा में हो रही है ना, ये संख्या बढ़ेगी तो ये संख्या भी तो बढ़ेगी। अब इसका मान बढ़ गया तो बताओ माइनस वाली संख्या का मान बढ़ेगा तो EB का मान क्या हो जाएगा आपका, घटेगा ना, घटेगा नहीं घटेगा। और अपन जानते हैं मोटर की जो घूर्णन गति है वो EB बटे क्या होती है, फाई। और जब EB का मान घट गया तो मोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। तो IA इंटू RA के मान बढ़ने से इस पूरी संख्या का मान, ऊपर वाली जो संख्या है उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब इसका मान घटेगा तो मोटर की स्पीड दोबारा घट जाएगी। एक तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण घट गई, दूसरा इस आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के कारण भी मोटर की स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो IA का मान बढ़ने से क्या हुआ, IA का मान बढ़ने से IA इंटू R का मान बढ़ा और IA इंटू R का मान बढ़ने से क्या हुआ, EB का मान घटा। किसका मान घटा, EB का मान घटा। और EB का मान घटा तो मोटर की स्पीड वापस क्या हो गई, घट गई। तो देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर दो कारणों के कारण स्पीड घटती है, दो कारणों के कारण स्पीड घट रही है। एक तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण स्पीड घट रही है और दूसरा किसके कारण घट रही है, विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण भी क्या कर रही है, इसकी स्पीड घट रही है। किसके अंदर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। तो नो लोड पर हम मान लेते हैं नो लोड की जो स्पीड है वो नो लोड की स्पीड आपकी ये है, ठीक है। अब हमने संट मोटर का ग्राफ देखा था। संट मोटर का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। संट मोटर के अंदर जब हमने एन वर्सेज IA के बीच में जो ग्राफ खींचा था वो कुछ इस प्रकार का आया था, नहीं आया था। संट मोटर का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, एन वर्सेज IA के बीच में जब ग्राफ खींचा था तो कुछ इस प्रकार का आया था। और ये जो ग्राफ आया था वो किसके कारण घटा था, ये IA इंटू RA के कारण घटा था। किसके कारण घटा था, IA इंटू R, यानी कि ये जो कमी हो रही है संट मोटर के अंदर अपन जानते हैं क्या होता है,
एन समानुपाती क्या था, ई बी बटे क्या था, फाई। लेकिन संट मोटर क्या है, एक कांस्टेंट फ्लक्स मोटर है, एक नियत फ्लक्स वाली मोटर है। तो संट मोटर के अंदर इस फाई का मान भी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो फाई का मान कांस्टेंट होता है, तो इस फाई को इस समीकरण में से हटा देते हैं। तो संट मोटर की जो घूर्णन गति है वो ओनली किस पर डिपेंड करती है, विरोधी विद्युत वाहक बल पर डिपेंड कर रही है। तो संट मोटर के अंदर जो गति घटेगी ना, वो तो सिर्फ किसके कारण घटेगी, ईबी के कारण ही घटती है। संट मोटर के अंदर तो घूर्णन गति केवल किसके कारण घटती है, ईबी के कारण। लेकिन देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर, देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर ईबी के कारण तो घट ही रही है भाई। ईबी कम होने से मोटर की स्पीड घट तो रही है, एक तो ईबी के कारण घट रही है, दूसरा इस फ्लक्स के कारण भी इस मोटर की घूर्णन गति घट रही है। परिणामी जो चुंबकीय फ्लक्स है एन समानुपाती ईबी बटे फाई, ईबी के कारण भी घूर्णन गति घट रही है और फाई के कारण भी घूर्णन गति घट रही है। तो यहाँ पर दो कारणों के कारण घूर्णन गति घटती है। इस कारण जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है इसके घूर्णन गति संट कंपाउंड मोटर से थोड़ी क्या होती है, ज्यादा घटती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा ना कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ग्राफ, वो इस संट मोटर के ग्राफ से थोड़ा क्या आएगा, नीचे आएगा, थोड़ा क्या आएगा, नीचे। ये जो ग्राफ है ये तो कौन सी मोटर का है, आपका संट मोटर का है। कौन सी मोटर का है, संट मोटर का है। संट मोटर के अंदर तो केवल आई ए इंटू आर ए के कारण ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन ये जो नीचे वाला जो ग्राफ आया है ये है आपका कम्युलेटिव मोटर का। कौन सा है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। कौन सी मोटर का ग्राफ है ये, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। अब यहाँ पर कम्युलेटिव मोटर का ग्राफ है, देखो एक तो किसके कारण हानि हो रही है, इसके अंदर आई ए इंटू आर ए के कारण घट रहा है, और दूसरा किसके कारण घट रहा है, ये फाई के कारण घट रहा है। इतना जो घटा है ये किसके कारण घटा है, ये फाई एसी के कारण घटा है। तो यहाँ पर दो कारणों से क्या हो रही है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की स्पीड क्या होती है, घटती है। अब इसकी नो लोड की स्पीड तो ये हो गई और फुल लोड की स्पीड लगभग ये वाली हो गई। तो ये तो है नो लोड की स्पीड और ये है फुल लोड की स्पीड, यानी कि ये तो है नो लोड की कंडीशन में स्पीड और ये कौन से लोड पर है, फुल लोड पर। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसकी नो लोड और फुल लोड की जो स्पीड है उसमें जो अंतर होता है वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है। देखिए ये होगी संट की, ये कम्युलेटिव। सीरीज मोटर का आपने ग्राफ देखा था, सीरीज मोटर के अंदर स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का आया था, आपको याद हो तो आया था ना, इस प्रकार का आया था। कौन सी मोटर के अंदर, सीरीज मोटर के अंदर। अब देखिए सीरीज मोटर की नो लोड और फुल लोड की अवस्था के अंदर स्पीड देखो ये मान लेते हैं यहां पर फुल लोड आई एफ। तो सीरीज मोटर के अंदर फुल लोड की जो स्पीड है वो तो यहां पर है, इनको मैं मिटा दे पर ये तो काम आएगा अभी। ये है सीरीज मोटर की कौन सी, आपकी फुल लोड। अब देखिए संट मोटर की कौन सी आ गई आपकी, ये संट मोटर की कौन सी स्पीड है, फुल लोड स्पीड है। ये तो संट मोटर की फुल लोड स्पीड है, ये कम्युलेटिव मोटर की फुल लोड स्पीड है और ये संट सीरीज मोटर की फुल लोड की स्पीड है। तो बताइए स्पीड में सबसे कम परिवर्तन किस में हो रहा है, तो देखिए यहां पर तो फुल लोड की है, ये सॉरी यहां तो नो लोड की है, ये फुल लोड की है। तो सबसे कम परिवर्तन तो किस में हो रहा है, पहले संट मोटर में। सबसे कम परिवर्तन तो कौन सी मोटर में होता है, संट में। इस कारण संट मोटर को अपन मानते हैं क्या, निश्चित गति वाली मोटर, क्योंकि लोड फुल लोड की अवस्था में इसकी गति में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम। अब इससे ज्यादा किसके अंदर घटी, कम्युलेटिव के अंदर। कम्युलेटिव के अंदर कितना घट गई है, यहां से लेकर यहां तक। संट मोटर से ज्यादा घूर्णन गति, लोड का मान बढ़ाने से संट मोटर से ज्यादा किसकी गति घटती है, कम्युलेटिव की। अब लेकिन सीरीज का देखिए, सीरीज की देखिए घूर्णन गति यहां से कितनी हो गई, यहां पर। सीरीज मोटर की घूर्णन गति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है ना। सीरीज मोटर पे जैसे ही लोड का मान बढ़ाते हैं तो उसकी घूर्णन गति बिल्कुल ही क्या हो जाती है, कम। सीरीज मोटर में इतना परिवर्तन हो रहा है, कम्युलेटिव की में इतना हो रहा है, संट की में केवल इतना सा हो रहा है। इस कारण संट मोटर को तो अपन क्या बोलते हैं, निश्चित घूर्णन गति वाली मोटर। कम्युलेटिव मोटर की जो घूर्णन गति है वो संट मोटर से थोड़ी ज्यादा घटती है, इस कारण इसको भी लगभग अपन घूर्णन गति वाली, निश्चित घूर्णन गति वाली मोटर मान लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस के अंदर ये सारी मोटरें आ जाए और फिर आपसे पूछे कि इनमें से सबसे जो निश्चित घूर्णन गति वाली मोटर कौन सी है, तो आपकी प्रायिकता पहले कौन आएगी, संट मोटर आएगी, फिर कौन आएगी, कम्युलेटिव, और फिर लास्ट में कौन सी आएगी, सीरीज। तो सबसे स्थिर गति वाली मोटर तो कौन सी मोटर को माना जाता है, संट मोटर को।
कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति फुल लोड पर शंट मोटर की तुलना में क्या होती है, थोड़ी ज्यादा घटती है। मैंने ग्राफ की सहायता से बताया, ये ग्राफ तो केवल किसके कारण है, शंट की, ये किसका हो गया, कम्युलेटिव, और ये यहां से लेकर यहां तक किसका हो गया, सीरीज का। तो ये ग्राफ समझ में आ गया कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पर जैसे ही अपन क्या करते हैं, लोड का मान बढ़ाते हैं, तो लोड का मान बढ़ाने से एक तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण भी इसकी गति घट रही है, और दूसरा आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के कारण भी इसकी घूर्णन गति घटती है। यानी कि यहां पर दो कारणों से क्या होती है, घूर्णन गति क्या होती है आपकी, घटती है। किसके अंदर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर। अगर आपसे ग्राफ की प्रकृति पूछे तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर जो ग्राफ होगा वो कौन सी प्रकृति का होता है, ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, ड्रूपिंग प्रकृति का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको मैं थ्योरेटिकल के रूप में लिख देता हूं। ये तो लिख ही लिया होगा आपने, लोड का मान बढ़ाने से IL का मान बढ़ा, IL का मान बढ़ने से ISC से FAC बढ़ा, जिससे FT का मान बढ़ा और मोटर की घूर्णन गति क्या हो गई, कम। ऐसे कैसे, लोड बनाने से IL का मान बढ़ा, IL का मान बढ़ने से ISC का मान बढ़ा, ISC का मान बढ़ने से IA का मान बढ़ेगा, IA का मान बढ़ने से आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ा, जिससे EB का मान कम हो गया, और EB का मान कम होने से मोटर की स्पीड क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है। अब इसको थ्योरेटिकल रूप में लिख देता हूं मैं। लिखना है इसको, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर पर लोड का मान बढ़ाने पर, लोड का मान बढ़ाने पर इसकी घूर्णन गति दो कारणों के कारण घटती है। कितने कारणों के कारण घटती है, दो। एक तो किसके कारण, फाई के कारण, और एक किसके कारण, ईबी के कारण। दोनों के कारण क्या हो रही है, घट रही है। एक तो किसके कारण घट रही है, ईबी के कम होने से स्पीड क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। दूसरा किसके कारण हो रहा है, फाई टी। इस फाई टी का मान क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और फाई टी का मान ज्यादा होने से भी इसकी स्पीड क्या हो रही है, आपकी घट रही है। तो दो कारणों से इसकी मोटर की स्पीड क्या हो जाती है, आपकी घट जाती है। तो इस कारण कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की घूर्णन गति शंट मोटर की तुलना में, ज्यादा घटती है। फिर आगे रखना गति व, इसमें गति व आर्मेचर धारा के मध्य का ग्राफ, आर्मेचर धारा के मध्य का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ड्रूपिंग प्रकृति का होता है। ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका N वर्सेज IA का ग्राफ। अब अगला जो ग्राफ पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे N वर्सेज T का ग्राफ। कौन सा पढ़ेंगे, N वर्सेज T। सेकंड जो ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे T वर्सेज IA का, T वर्सेज IA, यानी कि टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट। T वर्सेज IA के बीच में ग्राफ देखते हैं। एक तरफ तो ले लेते हैं अपन IA, एक तरफ ले लेते हैं अपन क्या, T। ठीक है। अब देखिए, अपन ने देखा था सीरीज मोटर के अंदर जो टॉर्क है वो क्या हो रहा था, IA स्क्वायर के क्या होता है आपका, समानुपाती होता है। शंट मोटर, ये तो किसके अंदर था, सीरीज के अंदर। शंट मोटर के अंदर जो टॉर्क है T समानुपाती क्या होता है, IA। ये किसके कारण था,
शंट मोटर के कारण था। शंट मोटर का जो ग्राफ था वो हमने बनाया था बिल्कुल कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कौन सी ग्राफ मोटर का था, आपका शंट मोटर का था, क्योंकि टी समानुपाती क्या होता है, आई ए होता है। सीरीज मोटर के अंदर कैसे देखा था, सीरीज मोटर के अंदर जो पहले ग्राफ होगा वो ग्राफ कुछ ऐसे परवलय आकृति में आएगा, फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, बढ़ता 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 एक स्थिति पे जाके ये फिर ग्राफ यहाँ से मिल जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये वापस स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ग्राफ होगा ये ग्राफ भी क्या होता है आपका, टी समानुपाती आई ए का ही होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो ग्राफ होता है सीरीज मोटर के अंदर, ये जो ग्राफ होता है ये होता है टी समानुपाती आई ए स्क्वायर। यानी कि पहले तो ग्राफ परवलय आकृति का होता है और फिर कौन सी लाइन में चल जाता है, स्ट्रेट लाइन में। ये दोनों ग्राफ हम अपन से अब से पहले पढ़ चुके हैं। चाहे ये जो सीरीज मोटर का ग्राफ है इसको थोड़ा सा नीचे बना लो, ऐसे ऐसे ले लो। तो ये जो मोटर का ग्राफ हो गया ये कौन सी मोटर का हो गया, आपका सीरीज मोटर का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ हमने अब से पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन शंट मोटर के अंदर मैंने अभी टॉर्क बताया था, शंट मोटर के अंदर टॉर्क का फॉर्मूला होता है टी बराबर होता है के इंटू फाई एस एच इंटू आई ए प्लस के इंटू फाई एस ई इंटू क्या होता है, आई ए। होता नहीं होता, ये तो है शंट फील्ड के कारण, शंट फील्ड के कारण टॉर्क, शंट फील्ड के कारण टॉर्क। और ये क्या है, सीरीज फील्ड के कारण। कौन से फील्ड के कारण, सीरीज फील्ड के कारण टॉर्क। ठीक है, अब दोनों के कारण, योग के कारण हो रहा है। देखो सीरीज फील्ड का टॉर्क और जो शंट फील्ड का टॉर्क है, इन दोनों के योग के कारण कौन सी मोटर का टॉर्क प्राप्त हो रहा है आपको, कम्युलेटिव मोटर का टॉर्क। कौन सी का, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर जो टॉर्क होता है वो सीरीज फील्ड के टॉर्क और शंट फील्ड के टॉर्क के क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण इसका जो ग्राफ आएगा वो सीरीज फील्ड और जो शंट फील्ड है इसके ग्राफ से क्या आएगा, ज्यादा। भाई शंट फील्ड का टॉर्क तो ये है ना, अगर शंट फील्ड के कारण ग्राफ ये आ रहा है और इससे शंट फील्ड के टॉर्क में सीरीज फील्ड का टॉर्क और जुड़ गया तो ग्राफ इससे ऊपर ही तो आएगा, इससे ज़्यादा वाला ही तो आएगा। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के अंदर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। इसे शंट मोटर के ग्राफ के क्या आएगा, ऊपर आएगा। ये जो ग्राफ होगा वो होगा कौन सा, आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का। कौन सी मोटर का ग्राफ होगा, ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो ग्राफ होगा वो शंट मोटर और सीरीज मोटर के ग्राफ से क्या आता है, आपका ऊपर आता है। क्योंकि इसके अंदर शंट फील्ड के कारण टॉर्क और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टॉर्क दोनों के योग के बराबर होता है। इस कारण जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होती है उसके अंदर टॉर्क का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। अब टॉर्क का मान ज़्यादा होगा तो इस मोटर को अपन लोड की अवस्था के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो बस इतना ही है। ठीक है, इसको लिख लो। इसमें टॉर्क का मान या फिर स्टार्टिंग समय में टॉर्क का मान लिख लो। इस मोटर में, इस मोटर में प्रारंभिक समय में टॉर्क का मान क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च। ठीक है, तो सेकंड ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ आपका थर्ड ग्राफ बचा है, वो है एन वर्सेज टी। तो एन वर्सेज टी का ग्राफ तो आपको पता ही है। एन वर्सेज टी का ग्राफ एन वर्सेज आई ए के ग्राफ के क्या होता है, आपका समान होता है। मैंने आपको कई बार बता दिया, आपसे पहले सीरीज के अंदर पढ़ लिया, शंट के अंदर पढ़ लिया। जो एन वर्सेज आई ए का ग्राफ होता है वही क्या होता है, आपका एन वर्सेज टी का ग्राफ होता है। एन का मतलब स्पीड वर्सेज टॉर्क। तो देखिए स्पीड वर्सेज टॉर्क का ग्राफ सेम एज, हिंदी में लिख देता हूं, गति व टॉर्क। गति व टॉर्क के मध्य का ग्राफ गति व
आर्मेचर धारा, गति व आर्मेचर धारा के ग्राफ के समान होगा। तो गति और आर्मेचर धारा का हमने ग्राफ देखा था, इधर आई है, इधर क्या है आपकी स्पीड एन, ये नो लोड की स्पीड है, तो इसका जो ग्राफ आया था कुछ इस प्रकार से आया था। कौन सी मोटर का है ये? कम्युलेटिव का। और शंट मोटर का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था। ये कौन सी मोटर का है आपका? शंट मोटर। शंट मोटर के अंदर स्पीड कम घटती है, कम्युलेटिव के अंदर थोड़ी ज़्यादा घटती है। सीरीज के अंदर कुछ इस प्रकार का आता है। सीरीज मोटर की जो स्पीड है वो लोड बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा घट जाती है। तो ये तीनों ग्राफ याद करने, क्योंकि ग्राफ के अंदर से आपका क्वेश्चन पहले तो एक तो आपको ग्राफ दे देगा, ग्राफ दे के उसका नाम पूछेगा कि ये ग्राफ कौन सी मोटर का है। एक तो इस प्रकार से आ सकता है। दूसरा, इसके अंदर ग्राफ की जो प्रकृति, आपसे नाम पूछ सकता है कि कौन सी मोटर के अंदर ग्राफ की कौन सी प्रकृति होती है, तो वो पूछ सकता है। तीसरा, ग्राफ से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि कौन सी मोटर के अंदर क्या राशि बढ़ने से क्या क्या चीज आपको क्या हो जाती है, किन किन चीजों पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण ग्राफ भी आपको याद करना है। ग्राफ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करवा दिए। तो ये आपकी जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सिर्फ एक मोटर बची है, वो कौन सी? आपकी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो जितनी भी मोटरें मैंने आपको करवाई है उनको अच्छे से पढ़ना है। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा चला के आराम से देखो, और उनका साथ के साथ आपको क्या बनाना है? उनके नोट्स बनाने, और साथ के साथ नोट्स बना के उनको बार बार के में क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। देखो, पिछले जितने भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए उनको सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर रिवीजन कर लिया करो, क्योंकि नहीं तो वो पिछले के चैप्टर आप भूलते जाओगे, आगे याद करते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। तो उनका टाइम से रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो सप्ताह में कम से कम एक बार जितने भी आपने चैप्टर कर लिए तो उनके नोट्स तैयार कर लो, और उन नोट्सों को एक बार उन नोट्स के माध्यम से उनका क्या कर लो? रिवीजन कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।